सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे छात्रों, डेली की तरह अपनी बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में बायोलॉजी की बॉटनी का 6वां लेसन चल रहा था और 6वें लेसन के अंदर अपने सक्रिय जल अवशोषण, निष्क्रिय जल अवशोषण ये देख चुके थे और इसी में थोड़ा सा पॉइंट लिया था अपन ने पादपों में जल का मार्ग। आज इसी पॉइंट को अपन विस्तार से देखेंगे कि पादपों में जल का मार्ग कौन सा होता है, कितने प्रकार के मार्ग होते हैं, कौन से मार्ग की क्या विशेषता होती है, ये सभी चीजें देखेंगे। तो आज का पॉइंट है अपना पादपों में जल का मार्ग। पॉइंट का नाम है पादपों में जल का मार्ग। अब पादपों में जल का मार्ग का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि पौधे जल की पूर्ति कहाँ से करते हैं? मृदा से पूर्ति करते हैं, अर्थात पौधे अपनी जड़ों की सहायता से मृदा जल को अवशोषित करते हैं। आपको ये भी पता है कि जड़ों के चारों ओर छोटे छोटे रोम जैसी संरचना पाई जाती है, धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें मूलरोम कहते हैं और यही मूलरोम जल अवशोषण का कार्य करते हैं। तो इसका मतलब जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? मूलरोम के द्वारा होता है। आपको यह भी पता है कि मूलरोम द्वारा जो अवशोषित जल होता है, यह अवशोषित जल मूलरोम से किस में आता है? जड़ में आता है। यानी मृदा से जो मृदा जल है, इस मृदा जल को किसने ग्रहण किया? मूलरोम ने। और मूलरोम से जड़ किस में आ गया? जड़ में आ गया। आपको यह भी पता है कि पौधे में पदार्थों के परिवहन के लिए 2 प्रकार के जटिल उत्तक पाए जाते हैं, जिन्हें जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जल परिवहन का कार्य जाइलम के द्वारा होता है। तो जो जड़ों में आया हुआ जल होता है, ये जाइलम के द्वारा जड़ से पत्तियों तक पहुंचता है। तो कहने का मतलब मूलरोम से जो पानी है, जो जल है, वो जड़ के जाइलम तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? जड़ के जाइलम तक। तो जल का मूलरोम से जड़ के जाइलम तक पहुंचना क्या कहलाता है? पार्श्वीय प्रवाह। इसको जल का लेटरल फ्लो बोलते हैं, पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। तो पार्श्वीय प्रवाह किसे कहोगे? कि मूलरोम द्वारा अवशोषित जल का, मूलरोम से अवशोषित जल का जड़ के जाइलम तक पहुंचने का जो मार्ग है, वो मार्ग क्या कहलाता है? पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। अब मूलरोम से जल जड़ के जाइलम तक पहुंचेगा, तो जड़ के जाइलम तक पहुंचने के लिए जो मार्ग काम में आता है या जिस मार्ग के द्वारा जल गुजरता है, उसे कहते हैं जल मार्ग। जल का जल मार्ग। और ये जो जल का जल मार्ग है, वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो पादपों में जो जल मार्ग होता है, जल का मार्ग होता है, ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 टाइप्स होता है। 3 प्रकार का जल मार्ग होता है। 3 प्रकार में कौन कौन सा है? देखो, एक होता है एपोप्लास्ट पथ। ये इंग्लिश में है और इंग्लिश में ही आपको याद करना है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर इंग्लिश वाले वर्ड ही हिंदी में लिख करके वो डालता है। दूसरा है सिंप्लास्ट पथ। और तीसरा होता है रसधानीय पथ। ठीक है। तो पादपों के अंदर जल का जो मार्ग है, जड़ के जाइलम तक जल को पहुंचने के लिए 3 मार्ग पाए जाते हैं या 3 मार्गों का सहयोग लिया जाता है।
ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी डालता है इनको। शुरू वाले जो फर्स्ट और सेकंड है वो ज़्यादा थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कई बार पूछा गया भी है। पहला है एपोप्लास्ट, दूसरा है सिम्प्लास्ट और तीसरा है रसदानी पथ। इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा हल्का सा मैं बता देता हूँ। देखो ये जो पथ होता है ना, इसमें जल का प्रवाह होता है विसरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। ये जो पथ होता है इसमें होता है परासरण के द्वारा, और इसमें भी किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा। ये तो एक जनरली बात हो गई कि एपोप्लास्ट पथ में जो जल का प्रवाह होता है वो विसरण के द्वारा होता है, जबकि सिम्प्लास्ट और रसदानी पथ में जो जल का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा होता है। फिर दूसरा अगर देखें तो इसमें निर्जीव भागों से जल गुजरता है, या इसे निर्जीव पथ कहते हैं, और इन दोनों को क्या कहते हैं? सजीव पथ। इन दोनों को क्या कहेंगे अपन? सजीव पथ कहेंगे। ये दूसरा अंतर हो गया इनमें। यानी एपोप्लास्ट पथ है, ये एपोप्लास्ट पथ है, इसी एपोप्लास्ट पथ को निर्जीव पथ भी कहते हैं, जबकि सिम्प्लास्ट और रसदानी जो पथ होता है उसे क्या कहते हैं? सजीव पथ कहते हैं। इसमें देखो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इन दोनों के अंदर आवश्यक होती है। इन दोनों में आवश्यकता होती है। सिम्प्लास्ट में भी और रसदानी पथ में भी क्या होती है? आवश्यकता। इन दोनों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सजीव पथ कहते हैं। जबकि एपोप्लास्ट पथ के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं? निर्जीव पथ कहा जाता है। फिर दूसरी बात यह है, इसमें जो जल का प्रवाह होता है वो निर्जीव भागों और निर्जीव भाग में क्या आते हैं? या तो जल का प्रवाह होगा कोशिका भित्ति के द्वारा, और आपको पता है जो कोशिका भित्ति होती है वो निर्जीव होती है। क्या होती है? निर्जीव। या फिर जल का प्रवाह होगा अंतरा कोशिकीय अवकाशों के द्वारा, या फिर जल किधर से गुजरेगा? अंतरा कोशिकीय अवकाशों के द्वारा गुजरता है। किस मार्ग में? कौन से प्रवाह में? एपोप्लास्ट पथ में। एपोप्लास्ट पथ में जल जो होता है वो या तो कोशिका भित्ति के द्वारा गुजरेगा या फिर अंतरा कोशिकीय अवकाशों के द्वारा गुजरता है। और ये जो दोनों भाग होते हैं, जो कोशिका भित्ति होती है, अंतरा कोशिका अवकाश होते हैं, ये दोनों ही भाग क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। इसलिए इनको कह देते हैं निर्जीव पथ या निर्जीव मार्ग। इसके अंदर देखा है आपने जो सिम्प्लास्ट पथ है, इस सिम्प्लास्ट पथ में जल का प्रवाह है किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। प्लाज्मोडेस्माटा को ही हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य तंतु। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? जीव द्रव्य तंतु। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्लाज्मोडेस्माटा, और हिंदी में क्या कहते हैं? जीव द्रव्य तंतु कहते हैं। बात आती है कि जीव द्रव्य तंतु किसे कहते हैं या प्लाज्मोडेस्माटा किसे कहते हैं। तो देखिए, जब दो कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो उन दोनों कोशिकाओं का जीव द्रव्य एक दूसरे के संपर्क में रहता है। अब आपको साहब संपर्क में कैसे रहता है? तो दोनों कोशिकाओं के मध्य एक बहुत ही सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है, और उस छिद्र के द्वारा दोनों कोशिकाओं का जीव द्रव्य एक दूसरे के आर पार आता जाता रहता है। उस सूक्ष्म छिद्र में जीव द्रव्य एक पतले धागे या तंतु के रूप में पाया जाता है। उस धागे या तंतु नुमा छिद्र को कहते हैं अपन जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा। ये एक बार कंपटीशन में आपके बायोलॉजी के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पर्सन डाला था, और ये आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड में पर्सन आया था। पर्सन इस प्रकार से पूछा था उसने कि प्लाज्मोडेस्माटा नामक संरचना किसमें पाई जाती है। यानी वहाँ 4 ऑप्शन थे, और 4 ऑप्शनों में ये पूछा था कि जो चारों ऑप्शन है उनमें से जो प्लाज्मोडेस्माटा नामक संरचना है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, यानी किसमें पाई जाती है। वहां पर जैसे एग्जाम्पल दे सकता है, जैसे मान लीजिए ए दे दिया जीवाणु, बी दे दिया कवक, सी दे दिया मानव,
और डी दे दिया पादप। आपको पता है, मैंने बताया कि जो दो पादप कोशिकाएं आपस में संपर्क में रहती हैं, तो संपर्क किसके द्वारा होता है? उनमें प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। तो उनमें ऑप्शन आ जाएगा पादप कोशिका में ये प्लाज्मोडेस्माटा नामक संरचना पाई जाती है। तो सिम्प्लास्ट जो पथ होता है, सिम्प्लास्ट पथ में जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। तीसरा जो प्रकार आता है, इसमें तो नाम से पता चल रहा है, रसधानी पथ। रसधानी क्या होती है? रिक्तिकाएं क्या होती हैं? तो जो पादप कोशिका होती है, उस पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। कुछ रिक्तिकाएं खाली होती हैं, तो कुछ रिक्तिकाओं में कई पदार्थों का संचय होता है। जिन रिक्तिकाओं में पदार्थों का संचय होता है, उन गोलाकार संरचनाओं को कहते हैं रसधानी। क्या कहते हैं? रसधानी कहते हैं। ठीक है। और जब उनमें कोई पदार्थ भरा हुआ नहीं होता है तो रिक्तिका कह देते हैं, उनको वैक्यूल्स कह देते हैं। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवेश तो होगा कोशिका कला से, कोशिका झिल्ली से, लेकिन जल का जो प्रवाह होगा, जो फ्लो होगा, वो किसके द्वारा होगा? टोनोप्लास्ट के द्वारा होगा। अब आप कहोगे साहब टोनोप्लास्ट क्या होता है? तो जो रसदानी होती है, जो रिक्तिका होती है, उस रिक्तिका के चारों ओर का जो आवरण होता है, चारों ओर की जो झिल्ली होती है, वो झिल्ली कहलाती है टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट के द्वारा जब जल का प्रवाह होता है, फ्लो होता है, तो उसे कह देते हैं रसदानी पथ। और इस पथ में भी, इस प्रवाह में भी किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के पथ हो गए। इसको यदि अपन डायग्राम से देखें तो देखिए, ये डायग्राम इस प्रकार से होगा। इस डायग्राम को इस प्रकार से देख सकते हो आप।
इस प्रकार से ये कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये कोशिका की कोशिका भित्ति है। दो कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाला जो बारीक छिद्र होता है, जो महीन छिद्र होता है, उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अंदर ये खाली जगह दिख रही है, ये रिक्तिकाएं हैं, और इन रिक्तिकाओं के चारों तरफ का जो आवरण है, जो झिल्ली है, वो क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट के चारों तरफ जो लिक्विड मैटर होता है, ये लिक्विड मैटर क्या कहलाता है? जीवतंतु। अभी मैंने बताया था पहला जो पथ था वो था एपोप्लास्ट पथ। कौन सा था? एपोप्लास्ट पथ। ठीक है, इसो एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। ठीक है, अब एपोप्लास्ट पथ में क्या होता है कि एपोप्लास्ट पथ कब कहोगे? जब जल का प्रवाह है पौधे के निर्जीव भागों से होता है। निर्जीव भागों में क्या क्या आ सकता है? या तो कोशिका भित्ति के द्वारा जल का प्रवाह है हो, या फिर अंतराकोशिकीय अवकाशों से हो। अंतराकोशिकीय अवकाशों, अंतराकोशिकीय अवकाश किसे कहते हैं? इंट्रासेलुलर स्पेस बोलते हैं इनको। तो कोशिका भित्ति भी निर्जीव होती है, और दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है, उस खाली जगह के द्वारा यदि जल प्रवाहित हो रहा है तो वो कौन सा पथ कहलाता है? एपोप्लास्ट पथ कहलाता है। दूसरी बात ये आती है कि एपोप्लास्ट पथ के द्वारा जब जल का प्रवाह होता है या जल प्रवाहित होता है, तो उस समय जल का प्रवाह अनियंत्रित होता है। क्या होता है? अनियंत्रित, यानी कोई कंट्रोल नहीं होता है। और किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। और इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, और निर्जीव इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे निर्जीव पथ भी कहते हैं। अब आपको पता है कि इस एपोप्लास्ट पथ में सबसे पहले जो मर्दा जल है, ये मर्दा जल मर्दा से किस में आया? मूलरोम में आया। ठीक है, अब मूलरोम से किस में प्रवेश करेगा? जड़ में प्रवेश करेगा। तो जड़ में आपको पता है, जड़ की आपने 11th क्लास में आपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। यदि जड़ की अपन काट देखते हैं तो सबसे बाहर होती है बाह्य त्वचा, फिर आता है वलकुट, और फिर आता है क्या? अंतस्तवचा। तो आपको पता है जड़ में पहले आएगी बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के बाद में क्या आएगा? वलकुट, और वलकुट के बाद में आता है अंतस्तवचा, यानी एंडोडर्मिस आती है। तो जड़ के अंदर जब प्रवेश करेगा जल, जड़ में जब जल प्रवेश करेगा तो पहले किसके संपर्क में आएगा? पहले क्रॉस करना पड़ेगा उसको बाह्य त्वचा को, फिर क्रॉस किसको करना पड़ेगा? वलकुट को, और फिर किसको क्रॉस करना पड़ेगा? उसको अंतस्तवचा। यानी जल पहुंच गया जड़ की अंतस्तवचा तक पहुंच गया। अब आपको यह भी पता है कि जो अंतस्तवचा होती है, इस अंतस्तवचा की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर आपको पता है सुबेरियन का क्या होता है? जमाव होता है, यानी कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं। इस अंतस्तवचा में क्या पाई जाती हैं? कैस्पेरियन, क्या पाई जाती है? कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं। और कैस्पेरियन पट्टियां किसके जमाव से बनती हैं? सुबेरियन के जमाव से बनती है। किसके जमाव से? सुबेरियन के जमाव से। प्रश्न कई बार पूछ देता है कि जैसे 4 भाग देता है और ये पूछता है कि कैस्पेरियन पट्टियां निम्न में से किस भाग में पाई जाती हैं? आपको बाह्य त्वचा दे दिया, अधस्तवचा दे दिया, वलकुट दे दिया और अंतस्तवचा दे दिया। तो आपको पूछता है कि कौन से भाग में कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं? तो ये कैस्पेरियन जो पट्टियां होती हैं वो एंडोडर्मिस में पाई जाती हैं, अंतस्तवचा में पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसे इस प्रकार से डाल देता है। दूसरा डालता है कि जड़ की अंतस्तवचा में पाई जाने वाली कैस्पेरियन पट्टियां, क्या बोल रहा हूं मैं? जड़ की अंतस्तवचा में पाई जाने वाली कैस्पेरियन पट्टियां किसके जमाव से बनती हैं? तो किसके जमाव से बनती हैं? सुबेरियन के जमाव से बनती हैं। अब आपको पता है उस अंतस्तवचा पर सुबेरियन का जमाव हो गया, और जो सुबेरियन होता है ये जल के लिए क्या होता है? अपारगम्य होता है। जल के लिए क्या होता है? अपारगम्य, यानी अनपेरिमेबल होता है, यानी जल को वो आर पार जाने नहीं दे रहा। अब आपको पता है वो एक तरह का अवरोध आ गया। क्या गया? अवरोध। और उस अवरोध के कारण जो जल आगे की तरफ जा रहा था वो अब उस अंतस्तवचा को भेद नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि अंतस्तवचा के ऊपर मोटी मोटी पट्टियां होती हैं, और वो पट्टियां बनी होती है सुबेरियन से, और ये सुबेरियन जल को आगे यानी जड़ के जाइलम तक पहुंचने नहीं देगा।
तो फिर अब जल कैसे जाएगा, क्योंकि जल का जड़ के जाइलम तक पहुंचना जरूरी है। जाइलम ही उस जल को जड़ से कहां तक पहुंचाएगा, पत्तियों तक पहुंचाएगा। तो जल कैसे पहुंचे, तो अब जल क्या होगा, क्योंकि ये जमाव होता है कोशिका भित्ति पर, इस पर होता है कोशिका भित्ति पर। अब जल जो होता है वो अंतःत्वचा की कोशिका कला से प्रवेश करेगा। क्या कह रहा हूं मैं, कि जो जल है वो अंतःत्वचा की जो कोशिका कला होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, उस कोशिका कलाओं के द्वारा प्रवेश करता है। दोबारा बता रहा हूं, कन्फ्यूज मत हो जाना। सोबेरिन का जमा होता है कोशिका भित्ति पर, कोशिका भित्ति को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो फिर जो जल होता है वो कोशिका भित्ति से नहीं जा करके और कोशिका कला से जाता है, कोशिका झिल्ली से जाता है, और कोशिका झिल्ली से वो क्या करता है, जड़ के जाइलम तक पहुंचे जाता है। क्योंकि आपको ये भी पता है कि जब अंतःत्वचा को क्रॉस कर जाता है तो अंतःत्वचा के आगे की ओर क्या जाता है, संवहन ऊतक आ जाता है, और जाइलम जो होता है वो संवहन ऊतक का ही भाग होता है। तो जब जल अंतःत्वचा में जब जल कोशिका कला के द्वारा जाता है तो इसे कहते हैं पार कला परिपथ। क्या कहा जाता है इसे, कि जब जल जो होता है वो अंतःत्वचा की कोशिका कला से जाता है, कोशिका झिल्ली से जाता है, तो इस प्रकार के प्रवाह को या इस प्रकार के मार्ग को क्या कहते हैं, पार कला परिपथ, परिपथ ये कहते हैं। इसके पार का मतलब होता है आर पार जाना, कला का मतलब होता है मेम्ब्रेन या झिल्ली, ठीक है। परिपथ का मतलब होता है मार्ग। तो इस प्रकार से यदि ये विशेषता होती है, विसरण के द्वारा जाता है, कोशिका भित्ति अंतरा कोशिका अवकाशों के द्वारा जाता है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो पथ कहलाता है एपोप्लास्ट पथ। और इसके अंदर एक पार कला परिपथ भी होता है, जिसमें जल जो होता है वो कोशिका कला को भेद करके जाता है। ये हो गया अब आपका कौन सा, एपोप्लास्ट पथ। अब दूसरा कौन सा आता है, देखिए दूसरा जो मार्ग आता है वो आता है सिम्प्लास्ट पथ। और सिम्प्लास्ट पथ में जो जल होता है वो कहां से गुजरता है, वो गुजरता है प्लाज्मोडेस्माटा से। यानी जल का जो प्रवाह होता है, जल का जो प्रवाह है, ये प्रवाह है कहां से होता है, प्लाज्मोडेस्माटा यहां से होता है। प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब जीवद्रव्य तंतु से होता है। अब आपको ये पता है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। अभी मैंने बताया था कि दो पादप कोशिकाओं के मध्य एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है, और उस छिद्र के द्वारा दोनों पादप कोशिकाओं का जीवद्रव्य एक पतले धागे के रूप में संपर्क में बना रहता है। इन जीवद्रव्य के तंतुओं को कहते हैं जीवद्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जो पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। तो जब पौधे में जल का प्रवाह है प्लाज्मोडेस्माटा से होता है, तो इसे कहते हैं सिम्प्लास्ट पथ। और इस प्रकार के पथ में भी जो जल का जो प्रवाह होता है वो परासरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, परासरण के द्वारा होता है, और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी इस पथ के अंदर जो जल का प्रवाह होता है वो परासरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, परासरण के द्वारा, और इसमें ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसीलिए इसे कह देते हैं सजीव पथ। जबकि एपोप्लास्ट को क्या कहते हैं अपन, निर्जीव पथ, और इसको क्या कहते हैं, सजीव पथ। क्लियर। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एक सिम्प्लास्ट पथ। उसके बाद में आता है आपका तीसरा, उसके बाद में तीसरा टाइप आता है रसधानीय पथ, वेकुलर पाथवे बोलते हैं इसको। तो पादप कोशिका के अंदर जो रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और कई पदार्थों का संचय करती हैं, उन्हें कहते हैं रसदानी। तो देखिए, वैसे कोशिका के अंदर एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जल का प्रवेश होता है कोशिका झिल्ली से, लेकिन कोशिका के अंदर जब जल का प्रवाह होता है
वो जल का प्रवाह है रसदानी के द्वारा होता है। यानी रसदानी के अंदर और रसदानी के चारों तरफ का जो आवरण होता है, जैसे यह रसदानी है, यह रसदानी है, इस रसदानी के चारों तरफ का आवरण कहलाता है टोनोप्लास्ट। तो आपको पता है जब जल इसमें से गुजरेगा तो पहले किसको भेजना पड़ेगा, इसको टोनोप्लास्ट को, और टोनोप्लास्ट से फिर अंदर जाकर के जल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो जब जल का प्रवाह है टोनोप्लास्ट या रसदानी के द्वारा होता है तो इसे कहते हैं रसदानी पथ। और इस प्रकार के प्रवाह में भी जो जल का प्रवाह होता है वो प्राशन के द्वारा होता है और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे भी क्या कहते हैं, सजीव पथ कहा जाता है। तो पादपों के अंदर जो मृदा जल होता है वो मूलद्रोण से जड़ के जाइलम में 3 पथों के द्वारा प्रवेश करता है या पहुंचता है। यहाँ पर देखो मैंने डायग्राम से बताया भी है, यहाँ पर देखिए ये कोशिका भित्ति है, ये सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, और कोशिका भित्ति के द्वारा मैंने देखो ये जल का फ्लो बताया मैंने, ऐसे जल का प्रवाह बताया, ठीक है। ऐसे जो एरो दिखाया मैंने, ये तो कौन सा है, ये एपोप्लास्ट है। यहाँ पर फिर देखो आप, ये प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा दिखा रखा है मैंने, ये प्लाज्मोडेस्माटा है। तो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है तो वो कौन सा है, सिम्प्लास्ट। और यहाँ पर डेड डैश से मैंने दिखाया, देखो ये डेड डैश से दिखाया मैंने रसदानी के द्वारा, तो उसको कहते हैं रसदानीय पथ। ध्यान देना, मैंने दोबारा बता रहा हूँ कि जो आपके जो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पथ है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, प्रश्न कई बार पूछ देता है, कंपटीशन में पूछ देता है। और एपोप्लास्ट में मैंने अभी बताया था जो सुबेरिन वाला, कैस्पेरिन पट्टियों वाला जो मैटर है वो भी थोड़ा मोस्ट है, उसको भी आप थोड़ा कंपटीशन के बेस से देखना, ठीक है। तो आज के पॉइंट में इतना ही होगा। कल अपन देखेंगे कि जल अवशोषण की जो क्रिया विधि है पादपों में, उस जल अवशोषण की क्रिया विधि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जल अवशोषण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो कल के लेसन में अपन कल देखेंगे, आज इतना ही है। और वैसे देखिए आप कई दिनों तक घरों पे बैठे हो, रेस्ट कर रहे हो, फुल रेस्ट कर रहे हो, आप थोड़ा ये भी ध्यान रखना, अपने लाइफ का भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे को क्या बनना है, क्या पढ़ना है। वैसे भी देखा होगा तो ये 12वीं बोर्ड का मैटर है, और आपको ये भी पता है कि 12वीं के बाद में व्यक्ति के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक डिसाइड होता है भविष्य कि मेरे को क्या बनना है, क्या नहीं बनना। तो ये चीज़ें आप ये मत समझना कि कोरोना के कारण से स्कूल की छुट्टियां हैं तो एंजॉय करें, खूब सोएं, खूब खाएं, खूब खेलें, तो ऐसा नहीं है। स्कूल ही बंद है लेकिन आपका जो पढ़ाई का रूटीन है वो बंद नहीं होना चाहिए, बराबर आपको अपने पढ़ाई पर भी फोकस रखना चाहिए। और वैसे हर सब्जेक्ट की टाइम पे आपकी वीडियो भी, लेक्चर भी आ रहे होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बराबर अपने पढ़ाई पे भी ध्यान रख रहे होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।